नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज की कहानी है 5 बहनें, जिसे लिखा है अमृता प्रीतम जी ने। इसे सुनाने से पहले बस ये कहना चाहूँगी कि ये कहानी आज के संदर्भ में भी उतनी ही सच्चाई अपने अक्षरों में लपेटी है जितनी कि जब ये लिखी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विशाल देश की बात है। एक दिन ठंडे बिलोरी जल ने जिंदगी के सुंदर अंगों को मल मल कर धोया। फूलों ने जी भरकर सुगंध लगाई और सातों रंग जिंदगी के लिए एक पोशाक ले आए। सूर्य ने अपनी किरणों से फूलों में रस भरा और जिंदगी ने अपनी आंखों में एक पूर्णता सी भरकर पवन से कहा, सुना है इस शताब्दी की पुत्रियां हैं 5 पुत्रियां, जवान और सुंदर। हाँ, आज मैं उनके घर जाऊंगी, जिंदगी ने कहा। पवन हंस दिया। मेरे पास 5 सौगातें हैं, एक जैसी मूल्यवान। मैं उन सबको एक एक सौगात दूंगी। तुम चलोगे मेरे साथ? जैसी तुम्हारी इच्छा, पवन ने कहा। सबसे पहले 5 बहनों में से मैं बड़ी बहन के पास जाऊंगी, जिंदगी ने कहा। पवन ने कहा, अच्छी बात है, पर उसके घर में खिड़कियां और दरवाजे नहीं हैं, बस एक ही दरवाजा है। उसका पति जब बाहर जाता है तो जाते हुए वह बाहर से दरवाजे में लोहे का ताला जड़ जाता है और फिर जब घर आता है तो वही ताला बाहर से खोलकर घर के भीतर लगा देता है। तुम मुझे अपने अंदर भर लो एक सुगंध की तरह, मैं तुम्हारे साथ उसके घर चली जाऊंगी, जिंदगी बोली। ना ना, सुगंधियों के साथ मैं भारी हो जाता हूँ, तब मैं किसी दराज में से भी भीतर नहीं जा सकता। जितने समय में मैं दीवारों को लांघ कर उसके घर जाता हूँ, उतने समय में तो मेरा अंग अंग टूटने लगता है। पवन जिंदगी को 5 बहनों में से बड़ी बहन के घर ले जाते हुए बोला। इस बड़ी दीवार पर तो बहुत सी तस्वीरें बनी हुई हैं, सैकड़ों तस्वीरें, हजारों तस्वीरें। जिंदगी ने बड़ा ही हैरान होकर देखा। यह दीवार सदियों से बनी हुई है। जब भी इस घर की कोई स्त्री इन सीमाओं को लांघे बिना इस घर में मर जाती है तो इस देश के लोग उसकी तस्वीर इस दीवार पर बना देते हैं। इस घर की कोई भी स्त्री इन सीमाओं से कभी बाहर आती ही नहीं है, नहीं, कभी भी नहीं। इन दीवारों का नाम क्या है? जिंदगी ने पूछा। परंपराएं। कोई कुल की परंपरा है, कोई धर्म की परंपरा है, तो कोई समाज की परंपरा। मैं इस घर की स्त्री को एक बार देखना चाहती हूँ। सूर्य की किरणों ने भी कभी इस घर की औरतों को नहीं देखा। तुम भला कैसे देखोगी? पवन ने कहा। यह 20वीं सदी है पवन, तुम कौन सी बात कर रहे हो? यहाँ सदियां घर के बाहर से ही निकल जाती हैं, भले ही 10 सदियां इधर से उधर हो जाएं। इस घर में रहने वालों को कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं उसके लिए भेंट लाई हूँ पवन। तुम्हारी भेंट उस तक पहुँच भी जाए तो भी वह उसे हाथ ना लगाएगी। अच्छा, पर क्यों भला? क्योंकि दुनिया की सब चीजें उसके लिए वर्जित है। वह मेरी आवाज नहीं सुनेगी? नहीं, उसके कानों के लिए इस दीवार के बाहर से आने वाली सब आवाजें निषिद्ध हैं। तुम भी क्या बातें करते हो पवन? आखिर वह जवान है। तुम वर्षों का हिसाब लगा रही हो, पर इस घर की औरत कभी जवान नहीं होती। जब वह बालिका होती है तभी उस पर बुढ़ापा आ जाता है। जिंदगी के पाँव में एक कंपन सा हुआ और वह हारी सी सहमी सी आगे की ओर चल पड़ी। यह लो, यह है इस शताब्दी की दूसरी पुत्री, पवन ने कहा। कौन सी? वह सामने रेल की पटरी पर कोयले चुन रही है। 30 वर्ष की एक स्त्री ने बाएं हाथ में से बगल के पास फटी हुई कमीज को
दुपट्टे के पल्लू से ढांप लिया। दाएं हाथ से टोकरी में मुट्ठी भर कोयले डाले। कोई 10 गज की दूरी पर पड़ी हुई अपनी लड़की को देखा। लड़की के रोने की आवाज़ अब तीखी हो गई थी। स्त्री ने टोकरी को एक और रख दिया और लड़की को अपनी गोद में ले लिया। स्त्री ने माँ की छाती पर कई बार उस लड़की ने मुंह मारा, पर उसे दूध का धोखा ना लग सका और वह फिर चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ी। जिंदगी ने समीप जाकर आवाज दी, बहन। स्त्री ने शायद सुना नहीं। जिंदगी और भी समीप आ गई और बोली, बहन। स्त्री ने अनजानी दृष्टि से एक बार देखा और फिर ध्यान दूसरी ओर कर लिया, जैसे सोच रही हो कि किसी और को आवाज दी गई है। ये तो जिंदगी के अधर जैसे तड़प उठे। ओ मेरी बहन। स्त्री ने तब उसकी ओर देखा और लापरवाही से पूछा, तुम कौन हो? मुझे जिंदगी कहते हैं। स्त्री ने फिर अपना ध्यान अपनी रोती हुई लड़की की ओर कर लिया, जैसे राह चलते की बात से उसे क्या मतलब। मैं तुम्हारे देश आई हूँ, तुम्हारे शहर, तुम्हारे घर। देश, शहर और घर वाली बात जैसे उस स्त्री की समझ में ना आई। आज मैं तुम्हारे घर रहूंगी। स्त्री ने क्रोध से जिंदगी के मुख की ओर देखा, जैसे जिंदगी को यह ना चाहिए था कि इस तरह व्यंग करे। लड़की को दूध क्यों नहीं दे रही हो? बेचारी रो रही है। स्त्री ने एक बार अपने सूखे हुए शरीर पर निगाह दौड़ाई, दूसरी बार लड़की के रोते हुए मुख पर। फिर भी वह समझ ना सकी कि इस सवाल का मतलब क्या था। यदि उसके पास दूध होता तो बच्ची को देती ना। तुम्हारा घर कितनी दूर है? उस गंदे नाले के पार है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर वहाँ घर नहीं, फूस का छप्पर है। वही सही, पर वहाँ चारपाई कोई नहीं, बस 2 बोरियां हैं। और तुम्हारा पति? वह बीमार है। वह काम करता है, कारखाने में मजदूर था, पर पिछले वर्ष जब छटनी हुई तब उसे निकाल दिया गया था। फिर 1 वर्ष हो गया है उसे बुखार आते। तुम्हारी यह एक ही पुत्री है? एक मेरा पुत्र भी है, पर वह कहाँ है? एक दिन वह भूखा था, बहुत भूखा। उसने एक अमीर आदमी की मोटर में से सेब चुरा लिया था। पुलिस वालों ने उसे जेल में डाल दिया। मैं तुम्हारे घर चलूं? पर तुम हो कौन? मुझे जिंदगी कहते हैं। मैंने तो कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। कभी कभी छोटी उम्र में, छुटपन में तुमने कहानियां सुनी होंगी। मेरी माँ को बड़ी कहानियां आती थी। मेरा पिता किसान था, पर वह उन किसानों में से था जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती। मेरी बड़ी बहन के विवाह पर उसने कर्ज लिया था, जो हमसे वापस न किया जा सका। साहूकार ने हमारा सब माल, हमारे पशु आदि सब कुछ छीन लिया था और मेरा पिता कहीं दूर किसी रोजी की तलाश में चला गया था। मेरी माँ को रात भर नींद ना आती थी। वह रात को मुझे जगाकर कहानियाँ सुनाया करती थी, भूतों की, प्रेतों की, देवों की कहानियाँ। पर मैंने तुम्हारा नाम तो कभी नहीं सुना। तो तुम्हारे पिता क्या कमा कर लाए? मेरी माँ कहा करती थी कि जब वह आएगा बहुत सा सोना लाएगा, पर वह कभी आया ही नहीं लौट कर। और स्त्री ने जरा घबरा कर कहा, तुम क्या करोगी मेरे घर पर जाकर? मैं? जिंदगी और कुछ ना कह सकी। स्त्री कोयले की टोकरी थामे उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हारे लिए सौगात लाई हूँ। जिंदगी ने रंग और सुगंध भरी एक पिटारी स्त्री के सामने रख दी। ना बहन, यह तुम अपने पास ही रखो। स्त्री ने जैसे भयभीत हो आंखें दूर हटा ली। मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। ना बहन, कल पुलिस वाले कहेंगे तूने किसी की चोरी कर ली। स्त्री शीघ्रता से अपने घर की ओर मुड़ी।
पर थोड़ी दूर जाकर जब उसने देखा कि जिंदगी अब भी उसके पीछे पीछे आ रही है तो वो डर कर थम गए। तुम लौट जाओ बहन, मेरे साथ मत आओ, मुझे बेगानों से बहुत डर लगता है। पहले भी एक बार एक जवान सा शहरी आया था, कहने लगा मैं तुम्हारे पति को काम दिला दूंगा, तुम्हारे बेटे को जेल से छुड़ा दूंगा। पड़ोसियों से आटा मांगकर मैंने उसके लिए रोटी पकाई, पर जब मैं अपने पुत्र को देखने के लिए उसके साथ शहर गई तो रास्ते में वह स्त्री का अंग अंग जल उठा और वह बेतहाशा वहां से भाग गई। जिंदगी की आंखों में छलक रहे आंसुओं को पवन ने अपनी हथेली से पोंछ दिया। चलो, मैं तुम्हें तीसरी बहन के घर ले चलता हूँ। जिंदगी जब महल सरीखे एक घर के सामने से गुजरी तो पवन ने धीमे से उसके कान में कहा, यही है उसका घर। द्वार पर खड़े दरबान ने जिंदगी की राह रोक ली। दासी के साथ भीतर संदेशा भेजा गया। जिंदगी बाहर प्रतीक्षा में खड़ी रही और जब उसे भीतर से इशारा हुआ तब वह उस दासी के पीछे पीछे कांच के कई द्वारों को लांघती, रेशम के कई पर्दे हटाती खास कमरे में पहुंची। सफेद मरमरी पत्थर की एक औरत की मूर्ति कमरे के कोने में खड़ी थी। पानी की फुहार उसके बदन को ढांप रही थी। सफेद मरमरी पत्थर सी एक औरत की मूर्ति एक कोमल सी कुर्सी पर पड़ी थी। रेशम के तार उसके बदन को ढांपने का यत्न सा कर रहे थे। औरत की खड़ी मूर्ति में से कोई आवाज ना आई, पर औरत की बैठी हुई मूर्ति में से आवाज आई, तुम कौन हो? मैं पहचान नहीं पाई। जिंदगी ने भौचक सी चारों ओर देखा, वह वहां कोई स्त्री ना थी। तब उसने खड़ी हुई मूर्ति को हाथ लगाया, वह पत्थर सी सख्त थी। तब जिंदगी ने बैठी हुई मूर्ति को स्पर्श किया, वह रबड़ सी मुलायम थी। मुझे जिंदगी कहते हैं, जिंदगी ने धीरे से कहा। याद नहीं आ रहा, यह नाम कहीं सुना हुआ प्रतीत होता है, शायद छुपन में किसी पुस्तक में पढ़ा था। पुस्तक में? हाँ, मुझे याद आ गया। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, वह गीत लिखता था। एक बार उसने मुझे अपने गीतों की एक किताब दी थी, उसमें ये नाम आया था। वह अब कहाँ रहता है? गरीब सा लड़का था, पता नहीं कहाँ रहता है। और उसकी किताब? इस नई कोठी में आते समय पुराना सामान मैं साथ नहीं लाई थी। सारा सामान हमने नया खरीदा है, बहुत महंगा खरीदा है। अच्छा, जिंदगी ने कहा। हाँ, मेरा पति देश का बहुत बड़ा व्यक्ति है। अब के चुनाव में भी मुझे आशा है वह फिर बड़ा व्यक्ति चुना जाएगा। हम जब भी चाहें ऐसा या इससे भी अच्छा सामान खरीद सकते हैं। रबड़ जैसी मुलायम स्त्री की मूर्ति ने मेज पर रखी हुई फल जिंदगी की ओर बढ़ाए। फलों को छूते ही जिंदगी को उनमें से एक गंध सी अनुभव हुई। मैंने अभी मजदूरों से ताज़े फल तोड़वाए हैं। दास्ती ने शायद धोए नहीं। मजदूरों के हाथों की गंध आती होगी। आज गर्मी है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं आज। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हारे बाहर ठंडी और खुली हवा में ले चलती हूँ। जिंदगी ने एक सांस भरकर कहा। नहीं नहीं, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती। अपनी श्रेणी से बाहर के लोगों में बैठने उठने से हमारा आदर नहीं रहता। असल में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था कुछ कसर रह गई थी। कभी कभी मुझे दर्द होता है। जिंदगी ने उठकर उस रबड़ जैसी मुलायम स्त्री की भुजा पकड़ी, फिर उसके बदन पर हाथ रखा। तुम्हारा दिल क्यों नहीं धड़कता? पत्थर की तरह खामोश और ठंडा है। यही तो कसर रह गई है। मेरा पति कहता है कि अब हम किसी बाहर के देश जाएंगे, शायद अमेरिका। वहाँ के डॉक्टर बड़े कुशल हैं।
मेरा ऑपरेशन शायद फिर होगा। किस बात का ऑपरेशन है? जब कोई लड़की बड़े घर में ब्याह कर आती है, विवाह की पहली रात को देश के कुशल डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। ये बड़े घरों की रीत है। विवाह की रात को ऑपरेशन? हाँ, उस लड़की के बदन को चीरकर उसका दिल बाहर निकाल लेते हैं। उसकी जगह स्वर्ण की एक शिला रख देते हैं। बड़ी सुंदर शिला, बड़ी मूल्यवान होती है। मेरे ऑपरेशन में थोड़ी सी कसर रह गई थी, कभी कभी कसक सी उठती है। इन चुनावों में मेरा पति यदि जीत गया तो हम आगामी मास में हवाई जहाज द्वारा बाहर जाएंगे। फिर ऑपरेशन होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए एक सौगात लाई हूँ। नहीं नहीं, मेरे पति ने कहा है कि आजकल किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी है। चुनाव निकट आ गए हैं और देश की बड़ी बड़ी मिलों में हमारी पत्ती है। हमें ये छोटी छोटी चीज़ें लेने की आवश्यकता नहीं है। टेलीफोन की घंटी बजी और रबड़ जैसी मुलायम स्त्री ने टेलीफोन में 2-3 मिनट बात करके पास बैठी हुई जिंदगी से कहा, बहन, तुम्हें यदि मुझसे कोई काम है तो कभी फिर आ जाना। इस समय मेरा पति और उसकी पार्टी के कुछ लोग घर आ रहे हैं। पवन ने जिंदगी का हाथ थाम लिया और उसे सहारा देकर चौथी बहन के घर ले गया। बड़ा साधारण सा घर था, पर घर के द्वार के सामने एक चमकती हुई गाड़ी का मुंह आंखों को चौंधिया रहा था। संध्या होने वाली थी। जिंदगी ने घर की सीमा लांघ कर भीतर की ओर झांक कर देखा। 22-23 वर्ष की जवान स्त्री एक बालक को थपकी देकर सुला रही थी। कमरे का सारा सामान मुश्किल से गुजारे लायक था, तो भी युवती के वस्त्र झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। जिंदगी ने धीरे से द्वार खटखटाया। कौन? जिंदगी ने युवती दहलीज के पास आई। बच्चा जग जाएगा। तब युवती ने चौंक कर कहा, तुम? उसके बाद बोल लड़खड़ा गए। मुझे जिंदगी कहते हैं। मुझे मालूम है, तुझे मालूम है, मैं सारी उम्र तुम्हारी परछाई के पीछे भागती रही हूँ। अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैंने तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया है। तुम चली जाओ, जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ। देख नहीं रही हो, मेरे द्वार पर शाप की एक रेखा खींची हुई है। इस रेखा को तुम नहीं लांघ सकती, इस रेखा को मिटा भी नहीं सकती। तुम चली जाओ, चली जाओ। युवती की सांस फूल गई। मेरी अच्छी बहन। बहन? मैं किसी की बहन नहीं, मैं किसी की बेटी नहीं, मैं किसी की कुछ भी नहीं। ये तुम्हारा बच्चा। जिंदगी ने कमरे में सोए पड़े बच्चे को देखा। मेरा बच्चा? मेरा बच्चा? पर इसका बाप कोई नहीं। मैं समझी नहीं। जब मेरे देश में आज़ादी की नींव रखी गई थी, उसकी नींव में मेरी हड्डियां चुनी गई थी। जब मेरे देश में स्वतंत्रता का पौधा लगाया गया था, मेरे रक्त से उस पौधे को सींचा गया था। जिस रात मेरे देश में खुशी का चिराग जलाया गया, उसी रात मेरी इज्जत और आबरू के पल्ले को आग लगी थी। यह बच्चा उसी रात की निशानी है, उसी आग की राख है, उसी जख्म का दाग है। मेरी दुखी बहन, फिर मेरी सब रातें उस रात जैसी हो गई। मैं तुम्हारे सपने देखा करती थी। मैं सोचती थी तुम मेरे कुंवारे सपनों को मेहंदी लगा कर रंग दोगी। मेरी माँ के सहन में देश की गीत गाए जाएंगे और मैं अपने कानों से शहनाई की आवाज़ सुनूंगी। मेरे गांव का एक जवान लड़का मेरे सपनों का राजा था। मैं तुम्हारी परछाई से खेलती फिरती थी। जब मेरा गांव लूटा, मेरा पिता बुरी तरह मारा गया, मेरे भाई मारे गए और मुझे एक सांप ने काट लिया। फिर एक और सांप ने। मनुष्य जैसे मुंह वाले ये कैसे सांप हैं, जिनका काटा कोई मरता तो नहीं, पर उम्र भर उनके विष से जलता रहता है।
फिर मैंने तुम्हारी एक और परछाई देखी। मेरे देश के लोग कहने लगे, इन सांपों ने मुझे बचा लिया जाएगा, इनका जहर मेरे शरीर में से दूर कर दिया जाएगा, मैं फिर पहले जैसी भोली और स्वच्छ लड़की बन जाऊंगी। मैं भागी, तुम्हारी परछाई के पीछे भागी, पर यह सब झूठ था, सब झूठ। मेरे सपनों के राजा ने मुझे स्वीकार ना किया, मुझे अपने घर की सीमाओं से वापस लौटा दिया गया। मैं फिर उसी विष में जलने लगी, उन्हीं सांपों जैसे, और सांप मेरे इर्द गिर्द लिपट गए। बाहर वह गाड़ी देख रही हो, कितनी चमक रही है। वह एक बहुत बड़े सांप की मोटर गाड़ी है। आज रात मुझे यह काटेगा। जिंदगी कुछ बोल ना सकी। उसके हाथों में जो सौगात थी वह उसके आंसुओं से भीग गई। ये तुम क्या लाई हो सौगात मेरे लिए? देख नहीं रही हो, मेरा सारा शरीर विष से बुझा हुआ है। मैं जब तुम्हारी सौगात को हाथ लगाऊंगी, यह भी विषैली हो जाएगी। ये सुगंधियाँ, ये रंग, मेरे रोम रोम में विष रचा हुआ है। विष, विष। पवन ने बेसुध जिंदगी के मुख पर अपने वस्त्र से हवा की, और जब जिंदगी को कुछ सुध आई, पवन उसे पांचों में से सबसे छोटी बहन के घर ले गया। 20 वर्ष की एक मानवीय युवती के आसपास बहुत से पुस्तकें, साज और रंग बिरंगे बिखरे पड़े थे। जिंदगी ने सुख की एक सांस भरी। सामने बैठी हुई उस युवती ने अपनी उंगली से साज के तार को छेड़ा, और एक मीठा सा गीत वातावरण में बिखर गया। युवती गाती रही, उसकी आंखों में सितारों जैसे आंसू चमक रहे थे। और फिर उसने रंगों की बारीक रेखाओं से कागज पर बड़ी रंगीन तस्वीर बनाई। जिंदगी का दिल चाहा कि उस युवती के कलाकार हाथों को चूम ले। स्वर, शब्द और चित्रों का एक जादू वातावरण में घुल रहा था। जिंदगी ने एक गहरी सांस ली और हाथ में रंग और सुगंध की पिटारी लिए आगे बढ़ी। युवती के आंखों में एक अचंभा सा भर गया। मुझे मालूम है, युवती बोली, और उसके स्वागत के लिए उठकर आगे न बढ़ी। अचानक जिंदगी के पांव अटक गए। लोहे के बारीक तार कमरे के दरवाजे के सामने ऊंचे उठ रहे थे। मैं इस समय तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकती, युवती ने सिर झुका कर कहा। क्यों भला? जिंदगी हैरान थी। यदि तुम रात को आओ, जिस समय मैं सो जाऊं मेरे सपने में, या फिर जाग रही हूं मेरी कल्पना में, मैं तुम्हारे साथ बहुत सी बातें करूंगी, बहुत कुछ सुनाऊंगी। वैसे मैं नित्य तुम्हारी परछाई पकड़ती हूँ। ये देखो, इन रंगों में मैंने तुम्हारा आंचल बनाया है। इन तारों के स्पर्श से मैंने तुम्हारे गीत गाए हैं। इस लेखनी से मैंने तुम्हारे प्यार की कहानियां रची हैं। आज जब मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ और तुम धीरे, बहुत धीरे, मेरे घर की सारी दीवारों में छेद हैं। सैकड़ों और हजारों आंखें मेरी रखवाली करती हैं। उधर देखो, उन छेदों में तुम्हें हर एक छेद में 2 भयानक आंखें दिखाई देंगी। ये आंखें लावे से भरी हुई हैं, और एक एक जवान इनमें से सैकड़ों तीर निकालते हैं। यदि मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं, तुम्हारे पास इनके तीर अभी मेरी रंग भरी प्यालियों को उलट देंगे, मेरे साज के तार उलझा देंगे, मेरे गीतों के एक एक स्वर को बींध देंगे, और इन आंखों का लावा। पर ये लोग तुम्हारे गीत सुनते हैं, तुम्हारी कहानियां पढ़ते हैं, तुम्हारे चित्रों को देखते हैं। यहाँ के कलाकार तुम्हारी बातें कर सकते हैं, तुम्हारा मुंह नहीं देख सकते, और जो तुम्हारा मुख देख ले उस मंसूर को मौत की सजा दी जाती है। अब तुम चली जाओ जिंदगी, कोई देख लेगा। मेरे सपनों के अतिरिक्त ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मैं तुम्हें बिठा सकूं। मैं तुम्हारे लिए एक सौगात लाई थी, यह भी मैं उस समय लूंगी, जरूर आना। मैं सातों स्वर्ग रचाऊंगी, तुम आना। तुम्हारी सौगात से अपने स्वर्ग सजाऊंगी, तुम जरूर आना।
और फिर सुबह उठकर मैं तुम्हारे प्यार का गीत लिखूंगी, तुम्हारे रूप का चित्र बनाऊंगी, तुम्हारी सुंदरता के गीत गाऊंगी। पर अभी तुम चली जाओ, कोई देख लेगा। और युवती ने जिंदगी की ओर से मुंह फेर लिया। बहुत ही शानदार कहानी थी अगर कोई समझे तो। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली बार। तब तक के लिए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसे ही खूबसूरत लेखकों की खूबसूरत कहानियों के लिए। बाय बाय।